वेलकम बैक टू द चैनल बायो क्लासेस। आप लोगों का इस चैनल में फिर से स्वागत है और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन के बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स कर लिया था। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में हमने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बताए थे आपको कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बेसिक स्टेप्स क्या हैं इसके बारे में डिस्कशन हुआ था। अब डिटेल में आगे के दो चैप्टर्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड थर्ड चैप्टर है इन एनिमल्स। तो पहले हम शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है। फ्लावर जो है वो क्या है? फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट का, क्योंकि इसमें ही मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं, जिनके यूनियन से आगे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट एपेक्स। ये शूट एपेक्स का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, इसको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप बचपन से पढ़ रहे होंगे। 4 रोल्स होते हैं उसमें, बाहर से अंदर की ओर देखें तो एक टिपिकल फ्लावर में, किसी में 3 भी हो सकते हैं। सबसे बाहर क्या होता है? सबसे बाहर होता है कैलिक्स, ठीक है, सेपल्स मेंशन है डायग्राम में। कैलिक्स का यूनिट, कैलिक्स किससे मिला है? कैलिक्स प्लूरल टर्म है और यूनिट क्या है उसकी? सेपल्स। सेपल्स क्या है? सिंगुलर टर्म है। कैलिक्स का फंक्शन क्या है? ये हरे रंग के होते हैं, पता है आपको, हरे रंग के होते हैं, ज़्यादातर हरे रंग के होते हैं। और जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो ये फ्लावर को अंदर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड रोल क्या होती है? कोरोला। कोरोला पता है आपको कि इसके एक सिंगल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? पेटल्स। जो कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर है वो क्या होता है? कोरोला होता है। कलर्ड क्यों होता है? कलर्ड होता है ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए कलर्ड होता है। जिसे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट क्यों करना है? अगर इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होंगे तो फिर वो पॉलिनेशन कैसे करेंगे? फ्लावर को क्या चाहिए इंसेक्ट से? फ्लावर को चाहिए कि वो उसका पॉलिनेशन करे, एंथर के पॉलन ग्रेन्स को वन फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ले जाए। तो अगर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, और इसमें नेक्टर भी इसी वजह से प्रेजेंट होता है कि वो अट्रैक्ट हो, कलर से अट्रैक्ट हो, स्मेल से अट्रैक्ट हो, जिसकी वजह से फ्लावर का क्या फ़ायदा होगा कि उनका पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये दोनों बाहर के जो 2 रोल्स हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनका रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इनका रोल है, जैसे कि फ्लावर को कैलिक्स प्रोटेक्ट कर रहा है, अगर प्रोटेक्ट नहीं होगा, फ्लावर एक्सपोज हो जाएगा तो सारी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। कोरोला का क्या रोल है कि पोलिनेशन करना है, तो पोलिनेशन ही नहीं होगा तो फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है गैमीट्स बनाने में, इसलिए इनको हम नॉन एसेंशियल रोल और एसेसरी रोल कहते हैं। तो नॉन एसेंशियल रोल और एसेसरी रोल में कौन कौन से रोल आ जाएंगे? कैलिक्स एंड कोरोला। थर्ड रोल इज एंड्रोशियम, जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव रोल है। इसका यूनिट क्या है? स्टेमन। ये क्या बनाएंगे? मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन्स। सेकेंड, सेंटर में क्या होता है? गायनीशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल। ये एक भी हो सकते हैं, ढेर सारे भी हो सकते हैं। तो इनके यूनिट को क्या कहते हैं? गायनीशियम के यूनिट को पिस्टल या कार्पल। और ये क्या बनाते हैं? एग बनाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था फ्लावर। नेक्स्ट टर्म है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स के कल्टिवेशन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जब फ्लावर बनता है, अभी आपने पढ़ा कि ये मॉडिफाइड शूट एपेक्स है, तो ये मॉडिफाई किसके वजह से होता है? बाय सम हॉर्मोन्स। ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं कि वहाँ की सेल्स को डेवलप करते हैं कुछ इस तरह से और डिफ्रेंशिएट करते हैं टू फॉर्म फ्लोरल प्रीमॉर्डियम। प्रीमॉर्डियम मतलब होता है
कि जो पहला सेल जो बनता है जिससे कि वो डिफरेंशिएटेड सेल, जिससे कि कोई यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, ठीक है, कोई यूनिक ऑर्गन फॉर्म हो, कोई यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो, उस सेल को, वो जो प्राइमरी सेल होगा जिससे कि यूनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रीमॉर्डियम। तो ये प्रीमॉर्डियम स्ट्रक्चर किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू सेवरल हार्मोनल चेंजेस, बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये शूट एपेक्स धीमे धीमे फ्लावर में चेंज होता है। स्टेमेन और माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमेन्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स कहते हैं। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। स्टेमेन्स, स्टेमेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग स्टेमेन्स के बारे में पढ़ेंगे और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस स्टार्ट होने से पहले हमें स्टेमेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्टेमेन का स्ट्रक्चर क्या है, 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर जो बटन शेप स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, एंथर। 2 एंथर्स को जोड़ने वाला, बीच में डायग्राम में रिप्रेजेंटेड नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि दोनों साइड में जो एंथर, जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है ना, एंथर क्या है, 2 लोब्स हैं उसमें, तो ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसको बीच में जोड़ने वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, कनेक्टिव। और नीचे जो स्टॉक है इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हो गए, फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। इसमें फर्टाइल पार्ट केवल एंथर है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, और कनेक्टिव और फिलामेंट ये दोनों स्टेराइल पार्ट हैं। कनेक्टिव में ही वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि एंथर्स में उसको फूड और बाकी चीज़ें, मिनरल्स, वाटर पहुंचाएंगे। एक अब एंथर का स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, बी वाला डायग्राम देखिए, एंथर का जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक मैच्योर एंथर में 2 लोब्स होते हैं, दिख रहा है आपको, 2 लोब्स, पिंक कलर के 2 लोब्स हैं। मैच्योर एंथर में 2 लोब्स होते हैं और एक लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं, ठीक है, 2 लोब्स हो गए जो पिंक कलर के हैं, और एक लोब में फिर फर्दर पिंक वाले पार्ट में देखिए, फर्दर एक पिंक वाले पार्ट में 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पॉलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया। तो टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए, एक एंथर में 2 लोब हो गए और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हो गए, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए या 4 पॉलन सैक्स हो गया, ठीक है। तो 2 लोब हैं इसलिए इसको कहते हैं डाइथीकस, 2 लोब हैं इसलिए कहते हैं डाइथीकस, और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं इसलिए कहते हैं इसको टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, टिपिकल कंडीशन है एंथर की। जनरली ये डाइथीकस होते हैं और टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं। कुछ प्लांट्स में सिंगल लोब होगा, एक ही लोब होगा, और एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। एक लोब में तो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया थे ही, एक ही लोब है, एक में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टोटल कितने ही हुए, 2 ही हुए, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हुए। तो इसको हम कहते हैं मोनोथीकस, एक ही लोब है तो मोनोथीकस, और इसकी वजह से, एक थीकस की वजह से 2 स्पोरेंजिया हुए, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बायस्पोरेंजिएट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस और मोरिंगा। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनमें एक लोब में केवल एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। जनरली एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, चाहे वो डाइथीकस हो या मोनोथीकस हो। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एक लोब में एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इनको हम क्या कहेंगे, मोनोथीकस एंड यूनिस्पोरेंजिएट, ठीक है। जैसे आर्क्यूथोबियम, मोनोथीकस एंड यूनिस्पोरेंजिएट, ठीक है। कितना स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं, इसमें मास ऑफ हाइपोडर्मल सेल्स जो होती हैं, ये चारों कोनों पे, फिगर में देखिए, चारों कोनों पर
ये इलोंगेटेड हो जाती हैं 4 कॉर्नर्स पे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। चारों कोनों पे ये इलोंगेटेड, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इनमें डिवीजन होता है। इनको हम क्या कहते हैं, यंग एंथर के अंदर चारों कोनों पे हाइपोडर्मल सेल्स जो हैं ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, यंग सेल्स में, यंग एंथर में चारों कॉर्नर्स पे सेल्स जो हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, इनको हम कहते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल्स ये डिवाइड होती हैं पेरीक्लिनिक डिवीजन। पेरीक्लिनिक डिवीजन मतलब होता है कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, एक सेल है अगर उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया जाए, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स पैरेलल, सरफेस के पैरेलल अगर डिवीजन करते हैं तो एक सेल बाहर बनेगी और एक सेल अंदर बनेगी। ठीक है, एक सेल बाहर बनेगी और एक सेल अंदर बनेगी। जो सेकेंड वाला डायग्राम देखिए, ऊपर से दूसरा वाला डायग्राम, तो बाहर की ओर प्राइमरी पैराइटल सेल बनी और अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी। जो आर्कीस्पोरियल सेल्स थी उसमें पेरीक्लिनिक डिवीजन हुआ, मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ, तो बाहर की ओर पैराइटल सेल बनी और अंदर की ओर स्पोरोजिनस सेल बनी। प्राइमरी पैराइटल सेल या पीपीएल कहेंगे और अंदर वाले को क्या कहेंगे, पीएसएल या प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब ये जो बाहर बनी आपकी प्राइमरी पैराइटल सेल, ये प्राइमरी पैराइटल सेल क्या बनाएगी, ये वॉल बनाएगी और अंदर की प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं ये बनाएंगी माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनाएंगी और चारों ओर की वॉल जो है ये बनाएगी प्राइमरी पैराइटल सेल। अब ये बाहर वाली प्राइमरी पैराइटल सेल, इनमें बहुत सारे एंटी क्लिनिक और पेरी क्लिनिक डिवीजन होते हैं। एंटी क्लिनिक मतलब क्या हुआ, एंटी क्लिनिक मतलब हुआ परपेंडिकुलर, सीधा परपेंडिकुलर, और पेरी क्लिनिक मतलब हुआ लॉन्गिट्यूडनल। तो परपेंडिकुलर और लॉन्गिट्यूडनल जब डिवीजन होंगे तो क्या होगा, सेल्स मल्टी लेयर्ड हो जाएंगी, कई लेयर में हो जाएंगी। कई लेयर में किसके वजह से होंगी, एंटी क्लिनिक की वजह से होंगी कि पेरी क्लिनिक की वजह से होंगी। मल्टी लेयर्ड में एंटी क्लिनिक की वजह से होंगी कि पेरी क्लिनिक की वजह से होंगी। मल्टी लेयर्ड में होंगी वो पेरी क्लिनिक की वजह से, पेरी क्लिनिक मीन्स लॉन्गिट्यूडनल की वजह से, और एंटी क्लिनिक मतलब सीधा सीधा खड़ा खड़ा परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से ये मल्टी लेयर्ड बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला डायग्राम देखिए, नीचे वाला जो रेक्टेंगल में दिया हुआ है, तो इसमें ये पीपीएल सेल्स हैं। पीपीएल सेल्स में डिवीजन हुए, डिवीजन के बाद ये ऊपर एपिडर्मिस है और नीचे सेकेंडरी पैराइटल सेल लेयर है। फर्दर इसमें डिवीजन होंगे, पेरी क्लिनिक और एंटी क्लिनिक डिवीजन होंगे और लेयर्स बन जाएंगे। तो इसमें सबसे बाहर की ओर क्या होगा, एपिडर्मिस सिंगल लेयर होगा, एंडोथीसियम ये भी सिंगल लेयर होगा, मिडिल लेयर ये मल्टीपल लेयर होते हैं, 2 बनाए यहाँ पे, ये मल्टीपल लेयर होते हैं, 2 से 5 लेयर तक हो सकते हैं, और टैपिटम ये भी सिंगल लेयर होगा। तो पीपीएल प्राइमरी पैराइटल सेल्स में पेरी क्लिनिक और एंटी क्लिनिक डिविजन्स होने के बाद ये 4 लेयर ऑफ सेल्स बनती हैं, जिसमें सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, देन मिडल लेयर, देन टैपिटम, जिसमें मिडल लेयर ही केवल मल्टी लेयर्ड होगा, बाकी सब सिंगल लेयर्ड होंगे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देखिए, आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर, जो बाहर की प्राइमरी पैराइटल लेयर है, उसका स्ट्रक्चर डिवीजन के बाद कैसा होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, सबसे बाहर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स होती हैं। एपिडर्मिस के नीचे एंडोथीसियम होता है। एंडोथीसियम, ये याद रखने वाली बात है, ये एंडोथीसियम वाली जो लेयर है ये हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होती है। और किसके नीचे है, ये एपिडर्मिस के नीचे है, ये भी सिंगल लेयर होती है। ये इलॉन्गेटेड सेल्स हैं और यहाँ पर एक रीजन है जिसे लिखा गया है स्टोमियम। यहाँ पर
एंडोथीसियम वाली लेयर जो होती है वो बहुत पतली होती है, क्योंकि यहीं पर डिहेसेंस होता है, यहीं पर एंथर फटता है, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स हवा में निकलते हैं। तो ये लेयर, एंडोथीसियम लेयर, यहाँ पर इस रीजन में, स्टोमियम वाले रीजन में बहुत पतली होती है। एंडोथीसियम के बाद इसके नीचे 2-3 लेयर्स, मैंने बताया था कि 2-3 लेयर वाली कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर है, ये भी फ्लैट लेयर्स, फ्लैट सेल्स की लेयर्स हैं जो एंडोथीसियम की लेयर है। सबसे अंदर की ओर टैपिटम होता है, ठीक है, सबसे अंदर की ओर टैपिटम होता है, ये भी सिंगल लेयर है और ये ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो बाहर से अंदर की ओर ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी, पैराइटल। अब टैपिटम का के बहुत सारे यूज़ हैं और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसको देखते हैं। टैपिटम की लेयर सिंगल होती है, इसमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, और यही वो लेयर है जो माइक्रोस्पोर्स मतलब पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, एमीबॉइड टाइप और सिक्रीटरी टाइप। नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए, एमीबॉइड टाइप। एमीबॉइड टाइप में क्या होता है कि टैपिटम की जो सेल है उसका सेल वॉल रप्चर कर जाता है और उसका प्रोटोप्लाज्म रिलीज हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म रिलीज हुआ कहाँ पे? अंदर क्या था? स्पोरोजिनस सेल्स थी ना, तो अंदर रिलीज हो गया ये स्पोरोजिनस सेल्स में। तो स्पोरोजिनस सेल्स में क्या डेवलप हो रहे हैं? माइक्रोस्पोर। तो ये अपना साइटोप्लाज्म दे देता है, उसमें जो न्यूट्रिशन है वो ग्रोइंग माइक्रोस्पोर्स ले लेते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है टैपिटम का, उसको कहते हैं अमीबॉइड टाइप, और ये मेनली पाए जाते हैं मोनोकॉट्स में। दूसरा है सिक्रीटरी टाइप। सिक्रीटरी टाइप में सेल वॉल टैपिटम की रप्चर नहीं होती है, इंटैक्ट होती है, और ये न्यूट्रिशन सिक्रीट करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि सेल वॉल पूरी रप्चर हो जाती है, साइटोप्लाज्म निकल जाता है और उससे माइक्रोस्पोर्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सिक्रीटरी टाइप में क्या होता है? न्यूट्रिशन ये सिक्रीट करते हैं और माइक्रोस्पोर उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टैपिटम के मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं। सिंगल लेयर है, डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड किस तरीके से कर रहे हैं, इसके बेसिस पे 2 टाइप्स हैं, अमीबॉइड टाइप्स और सिक्रीटरी टाइप्स। अमीबॉइड टाइप्स मेनली पाई जाती है मोनोकॉट। अब हम बात करेंगे, अभी हमने बात की थी आउटर प्राइमरी पैराइटल लेयर की, उनकी जो डिफरेंट लेयर्स थी उसमें जितने 4 टाइप्स की सेल्स थी। अब हम बात करेंगे इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस लेयर की। जो अंदर की स्पोरोजिनस लेयर होती है, जो आर्कीगोनियल सेल्स, आर्कीस्पोरियल सेल्स होती हैं, उसमें पेरिक्लिनिक डिवीजन होगा, बाहर पैराइटल बनी और अंदर स्पोरोजिनस। पैराइटल का हमने पढ़ लिया, फिर उसमें डिविजन्स पेरिक्लिनिक, एंटीक्लिनिक हुए, जिससे कि 4 लेयर्स बने। अब हम बात कर रहे हैं स्पोरोजिनस लेयर की। स्पोरोजिनस लेयर, इसमें डिवीजन कैसा होगा? माइटोसिस होगा पहले। माइटोसिस होने से स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू बनेंगे। स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो हैं ये फॉर्म करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं इसको, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या हुआ? स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो हैं ये बनाए माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल। ये पॉलन मदर सेल, जैसे कि पैराइटल सेल्स क्या होती हैं, वो लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट कैसा होता है? इनका अरेंजमेंट जो होता है वो ये लूज होती हैं, ठीक है। अब ये पॉलन मदर सेल, इनमें म्योसिस होता है, म्योटिक डिवीजन होगा, जिसकी वजह से हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। म्योटिक होगा तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, चिपके रहते हैं इनको हम क्या कहते हैं? टेट्राड। तो ये जब म्योसिस के बाद बन रहे हैं तो इनका हैप्लॉइड क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू क्या है? डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोरोजिनस सेल या मदर सेल ये क्या है? डिप्लॉइड है। इनमें म्योसिस हुई तो ये टेट्राड बना माइक्रोस्पोर का, ये क्या होगा? हैप्लॉइड।
अब ये टेट्राड जो बना, कैसे बना? ये बना था मियोसिस से। तो ये टेट्राड जो बन रहा है ये दो तरह के होते हैं, पहला है सक्सेसिव टाइप और दूसरा है साइमल्टेनियस टाइप। सक्सेसिव टाइप क्या होता है? सक्सेसिव टाइप होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ अगर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता जा रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, 2 बार होगा मियोसिस में। तो इस तरह से अगर डिवीजन हो रहा है तो इसे हम कहते हैं आइसो बाइलैटरल। तो ये इस टाइप का डिवीजन हुआ तो इसे कहेंगे सक्सेसिव टाइप। और इसमें जो टेट्राड बनेगा उसको कहेंगे आइसो बाइलैटरल। फिगर देखिए 10.23 एक बुक का है, इसमें 4 जो टेट्राड हैं उनका अरेंजमेंट पहला वाला दैट इज सक्सेसिव टाइप, ये पाया जाता है मोनोकॉट्स में, इनको कहते हैं आइसो बाइलैटरल। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट। साइमल्टेनियस टाइप होता है कि पहले न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो जाए, 4 न्यूक्लियस बन जाए, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हो। उस सक्सेसिव में क्या हुआ था? न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 1 से 2 सेल वॉल का फॉर्मेशन, फिर 2 फिर सेल वॉल का फॉर्मेशन, तो बना था आइसो बाइलैटरल। इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस पहले 4 डिवाइड हो गए, उसके बाद सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बनेगा टेट्राड। ये पाया जाता है डाइकॉट में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लिए। सक्सेसिव होता है, आइसो बाइलैटरल बनता है और पाया जाता है मोनोकॉट में। साइमल्टेनियस से बनता है टेट्राड और ये पाया जाता है डाइकॉट में। ठीक है, अब कुछ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेट्राड जो हैं वो इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। टेट्राहेड्रल, आइसो बाइलैटरल। आइसो बाइलैटरल में आपको 3 दिखाई दे रहे हैं ना इधर, लेकिन ये 3 नहीं है, ये 4 है, 3 इस साइड और एक जो है फेसिंग टूवर्ड्स बैक। फिर डेकुसेट स्ट्रक्चर है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर। तो टेट्राड का जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे ये डिफरेंट नेम्स दिए हुए हैं, बहुत से प्लांट में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। अब ये टेट्राड, ये 4 क्या बना रहे हैं? पॉलन ग्रेन। अब ये चारों पॉलन ग्रेन एक दूसरे से चिपके हुए हैं, या माइक्रोस्पोर कहिए या पॉलन ग्रेन कहिए, ये चारों आपस में चिपके हुए हैं। तो ये क्या होंगे? पहले सेपरेट होंगे, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेंगे और ये बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, रोल ऑफ टैपेटम इन द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन। अभी हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन के नॉरिशमेंट में किसका रोल है? टैपेटम का। बाकी बाहर से आप अंदर आइए तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इन तीनों का रोल नहीं है। किसका रोल है? टैपेटम का रोल है। और इनका रोल क्या है? पॉलन की वॉल को बनाना, पॉलन ग्रेन की वॉल को बनाने में इनका रोल है। बहुत से स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो होते हैं जो पॉलन ग्रेन की वॉल बनाते हैं, बहुत से स्पेसिफिक प्रोटीन्स ये टैपेटम ही रिलीज़ करता है। और जो इसके पॉलन ग्रेन की वॉल पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को पॉलन ग्रेन की एलर्जी होती है, तो इनकी जो वॉल जिस प्रोटीन्स की बनी होती है इसके वजह से होती है। अमीबॉइड टाइप ऑफ टैपेटम ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसे कहते हैं कैलीज एंजाइम। कैलीज एंजाइम ये क्या करता है? जो माइक्रोस्पोर का जो टेट्राड है उसको वो डिज़ोल्व करता है, कैलोस वॉल को डिज़ोल्व करता है, जिससे कि माइक्रोस्पोर्स सेपरेट हो जाते हैं। कैलीज एंजाइम का एक रोल और भी है, पॉलन ग्रेन्स को फर्टाइल और स्टेराइल बनाने में इसका रोल है। इसके अलावा टैपेटम जो है ये ऑयली कोटिंग, बहुत से प्लांट्स के पॉलन ग्रेन में पॉलन ग्रेन के चारों ओर एक ऑयली कोटिंग पाई जाती है जिसे कहते हैं पॉलन किट। पॉलन किट क्या है? पॉलन ग्रेन्स के चारों ओर पाए जाने वाली ऑयली कोटिंग। ये ऑयली कोटिंग शाइनी बनाती है उसको, और जिसके वजह से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, और ये ऑयली कोटिंग पॉलन्स को यूवी रेडिएशन से भी बनाती है। तो ये ऑयली कोटिंग बनाने का काम भी किसका है? टैपेटम का है। बाहर सेल पॉलन ग्रेन की वॉल बनाने का काम है,
और ऑयली कोटिंग बनाने का काम है। कैलीज एंजाइम को बनाने का काम है, जिससे कि डिज़ोल्व होंगे सेकेलोज और सारे माइक्रोस्पोर सेपरेट होंगे, और नरिशमेंट का काम है। तो ये सारे रोल्स जो हैं ये। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट ये क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है पॉलन ग्रेन्स से। तो पहला सेल मेल गैमेटोफाइट का क्या हो गया, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आर द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट में क्या प्रोड्यूस होगा, मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे। मेल गैमीट्स किससे प्रोड्यूस होंगे, बाय पॉलन ग्रेन्स। इसलिए फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट हम किसको कहेंगे, माइक्रोस्पोर। अब स्टेप्स क्या हैं मेल गैमेटोफाइट बनने के। न्यूक्लियस ऑफ पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस होता है ये सेंटर से पेरिफेरी की तरफ आ जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हो जाता है, और साइटोप्लाज्म एक तरफ हो जाएगा और न्यूक्लियस एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे कि दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ये दो न्यूक्लियस अनइक्वल साइज के होते हैं, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लार्जर सेल जो होगा वो कहलाता है वेजिटेटिव सेल, और जो वेजिटेटिव सेल या ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं, इसके न्यूक्लियस को ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। और जो छोटा सेल होगा, जो स्पिंडल शेप्ड सेल होगा, वो होता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल ये क्या बनाते हैं, पॉलन ट्यूब बनाते हैं, और जेनरेटिव सेल क्या बनाते हैं, ये मेल गैमीट बनाते हैं। स्पिंडल शेप कौन सा होता है, जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल छोटा होता है, ट्यूब सेल बड़ा होता है। जेनरेटिव सेल ये अंदर साइटोप्लाज्म में तैरता है, फ्लोट करता है। तो ये कितने सेल स्टेज हो गई, ये हो गई 2 सेल स्टेज या बाय न्यूक्लिएट स्टेज, 2 सेल स्टेज हो गई। जेनरेटिव सेल अब फिर से फर्दर, अब ट्यूब सेल में डिवीजन नहीं होगा, जेनरेटिव सेल डिवाइड करेगी फर्दर बाय माइटोसिस, और इसमें 2 सेल्स बनेंगी, मेल सेल्स। ठीक है, ये मेल सेल्स जो होती हैं, मेल गैमीट्स या मेल सेल्स, ये कैसी होती हैं, नॉन मोटाइल। ये दोनों क्या होती हैं, नॉन मोटाइल। अब इस तरह से ये बन गई 3 सेल्ड स्टेज, एक जेनरेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। पॉलन ट्यूब बनेगा किससे, ट्यूब सेल से कि जनरेटिव सेल से, वो बनेगा ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल से। पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में भी हो सकता है और 3 सेल स्टेज में भी हो सकता है। 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है बीटा में और डीएम में। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन मतलब होता है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर जाना, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। जब वो स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन जाता है तो एक पतली ट्यूब फॉर्म होती है। किसके वजह से फॉर्म होती है, वेजिटेटिव सेल की वजह से फॉर्म होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। स्टिग्मा पे ऊपर गया, अगर हम गायनीशियम का स्ट्रक्चर देखें सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा, स्टाइल, फिर ओवरी। तो स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन गया तो वहाँ पे पॉलन ट्यूब बनी। अब वो नीचे जाती है टूवर्ड्स स्टाइल। तो इसके साथ साथ जब वो स्टाइल में पॉलन ट्यूब नीचे जाएगी तो उसके साथ साथ मेल गैमीट भी जाएगा और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी जाएगा, नीचे टूवर्ड्स ओवरी जाएगा। कुछ प्लांट्स में लाइक हेलोपीलिया, इंटीग्रिफोलिया, पॉलिनेशन जो होता है वो अकर होता है 2 सेल स्टेज में। और 2 सेल स्टेज मतलब केवल उसमें क्या है, जनरेटिव सेल है और वेजिटेटिव सेल है, इसमें मेल गैमेट नहीं है। तो जब वो पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है स्टिग्मा पे, उसके बाद स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद उसमें ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से वो तब 3 सेल स्टेज होता है और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत से प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन पॉलन ट्यूब बनने के बाद जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों केसेस होते हैं। अब
पॉलन ट्यूब जब बन गया उसके बाद क्या होता है, जब मेल गैमेट्स नीचे आते हैं उसके बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस ये डीजेनरेट हो जाता है और जो मेल गैमेट होंगे फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेंगे। मेल जर्म यूनिट एक टर्म आता है। मेल जर्म यूनिट किसको कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ मेल गैमेटोफाइट रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। फंक्शनल यूनिट मेल गैमेटोफाइट की जो फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, जो 3 सेल्ड स्टेज है उसमें 2 गैमीट्स होने चाहिए और एक वेजिटेटिव सेल होना चाहिए पॉलन ट्यूब बनाने के लिए। इसी को हम क्या कहते हैं? मेल जर्म यूनिट, ठीक है। ठीक है, अब मेल जर्म यूनिट के इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? 2 स्पर्म्स, ये 2 स्पर्म्स जो हैं, जो 2 मेल गैमेट हैं, ये दोनों जुड़े होते हैं बाय क्रॉस वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ये दोनों एक दूसरे से चिपके रहते हैं और इन दोनों मेल गैमेट्स में से एक गैमीट जो है ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस से भी चिपका रहता है बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है? साइटोस्केलेटन है, इनसे ये इनके थ्रू ये चिपका रहता है बाय वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है MGU का, मेल जर्म यूनिट का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो 2 मेल गैमेट्स हैं इनमें डिटर्मिनेशन पहले से होता है कि कौन सा मेल गैमेट एग से फ्यूज़ करेगा और कौन सा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा, ठीक है। जो एग से फ्यूज़ करेगा वो एम्ब्रियो बनाएगा और सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज़ करेगा वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनेगा, ठीक है। तो 2 मेल गैमेट्स हैं, 2 मेल गैमेट्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं बाय प्लाज्मा इन्वेजिनेशन या क्रॉस वॉल से, और इनमें से एक गैमेट जो है वो चिपका हुआ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस से भी, और ये दोनों प्री डिसाइडेड होता है कि विच वन विल फ्यूज़ विद एग एंड विच वन इज़ गोइंग टू फ्यूज़ विद सेकेंडरी न्यूक्लियाई। एक स्पर्म या एक गैमेट छोटा होता है और उसमें प्लास्टिड ज़्यादा होता है, जो कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस से कनेक्टेड नहीं होता है। एक तो कनेक्टेड होता है और एक नहीं कनेक्टेड होता है। जो नहीं कनेक्टेड होता है वो छोटा होता है और उसमें प्लास्टिड ज़्यादा होते हैं और ये फ्यूज़ होता है एग से और बनाता है एम्ब्रियो। और दूसरा वाला जो कि बड़ा होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो बड़ा है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं और जो छोटा है उसमें प्लास्टिड ज़्यादा है। जो बड़ा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं ये कनेक्टेड होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस से और ये फ्यूज़ होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई से और ये बना। पॉलन मॉर्फोलॉजी हम देखें तो पॉलन ग्रेन्स या तो 2 सेल्ड स्टेज में होंगे, जिस मोड में वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं 2 सेल स्टेज में होंगे या 3 सेल स्टेज में होंगे। 60% आपकी NCERT की बुक में दिया हुआ है, 60% पॉलन ग्रेन्स 2 सेल स्टेज में ट्रांसफ़र होते हैं और रेस्ट 40% 3 सेल स्टेज में ट्रांसफ़र होते हैं। पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स होती हैं। बाहर की जो लेयर जो थिक होती है दैट इज़ कॉल्ड एक्साइन और अंदर की जो थिन लेयर है उसे कहते हैं एंटाइन, ठीक है। एक्साइन टफ लेयर होती है और एंटाइन डेलिकेट लेयर होती है। अंदर डेलिकेट लेयर होगी और बाहर टफ लेयर होगी। एंटाइन किसकी बनी होती है? ये बनी होती है पैक्टिन और सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? पैक्टिन और सेल्यूलोज की। और एक्साइन जो बाहर की लेयर है ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन की। स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही जो पॉलन ग्रेन होता है स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। किसके रेजिस्टेंट होता है? फिजिकल डिग्रेडेशन और बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन दोनों के लिए ये रेजिस्टेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। ये टफ मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, दैट इज स्पोरोपोलिन। इसी रेजिस्टेंस की वजह से, इसकी टफनेस की वजह से ही इसका फॉसिलाइजेशन भी हो सकता है, फॉसिल्स के फॉर्म में भी ये हमको मिल सकता है, ये इतना हार्ड होता है।
इस एक्साइन में भी फर्दर 2 लेयर्स हैं। आउटर स्कल्पचर्ड, जो बाहर की जो मीन्स डिज़ाइन बोल सकते हैं, या बाहर का जो उसका शेप होता है वो किसकी वजह से होता है, सेक्साइन की वजह से। और अंदर की जो लेयर होती है जो नॉन स्कल्पचर्ड होती है, जो ओवल होती है, दैट इज एनेक्साइन। ठीक है। अब एक पोर्शन पे एक्साइन एक जगह पर एब्सेंट होती है। एक्साइन अगर पूरी जगह पे होगी तो पॉलन ट्यूब किधर से निकलेगा, तो पॉलन ट्यूब को निकलने का रास्ता चाहिए, क्योंकि एक्साइन लेयर तो बहुत टफ है। तो एक छोटा एरिया होता है जहाँ पर एक्साइन पॉलन ग्रेन में एब्सेंट होती है, इसी को हम कहते हैं जर्म पोर। यहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब बाहर निकलता है। और साइज ऑफ पॉलन ग्रेन की रेंज है 25 to 50 माइक्रोमीटर, जो आपकी बुक में दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट, पॉलन ग्रेन का यूज़ कहाँ है। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप बुक में से देख लीजिएगा, दिया हुआ है आपकी बुक में। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, बाहर एक्साइन है, अंदर एंटाइन है। एक एरिया है जहाँ पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जर्म पोर। पॉलन ग्रेन बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। ठीक है। इसके न्यूट्रिशन की वजह से ही इसका रोल, इसको एक्सट्रैक्ट करके और इसकी टैबलेट्स फॉर्म करके इसके कई जगह पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एथलीट्स की परफॉर्मेंस और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की वजह से। पॉलन एलर्जी, बहुत सी एनिमोफिलस प्लांट्स जिसमें कि पॉलिनेशन थ्रू एयर होता है, उनमें एलर्जी जो होती है, एनिमोफिलस प्लांट्स में पॉलन्स एक साथ बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो बहुत से लोगों में इसकी वजह से एलर्जी होती है। इनमें इस तरह के पॉलन्स में बाहर से इनकी डिग्रेडेशन को कम करने के लिए बाहर से ऑयल की कोटिंग होती है। ऑयल की कोटिंग बनाता कौन है, टेपिटम, जिसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन किट। इस एलर्जी के वजह से ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो सकते हैं, एस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, जैसे पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, एमारैंथस, चिनोपोडियम। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी पॉलन से मेनली एलर्जी हो सकती है। पॉलन वायबिलिटी मतलब हुआ कि पॉलन ग्रेन कितने समय तक रह सकता है, उसमें एबिलिटी रह सकती है कि वो जर्मिनेट कर जाए स्टिग्मा पे। वो टाइम पीरियड जिसमें कि पॉलन ग्रेन के पास एबिलिटी हो टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। टू जर्मिनेट मीन्स टू डेवलप द पॉलन ट्यूब। और ये वायलेबिलिटी डिपेंड होती है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। अगर बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो तो ये वायबिलिटी कम हो जाएगी, ये ड्यूरेशन कम हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वीट में और राइस में ये वायबिलिटी, ये टाइम पीरियड होता है 30 मिनट्स का। बहुत से फैमिलीज़ जैसे सोलोनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी में ये कई मंथ्स का भी हो सकता है। पॉलन बैंक में हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करते हैं। पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व लो टेम्परेचर पे करेंगे, जिससे कि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेस हो जाए और उसमें पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन ना हो और कोई उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होने की वजह से उसकी वायबिलिटी पर भी कोई असर ना पड़े। तो इसलिए इसको हम -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व करते हैं। अच्छी क्वालिटी के जो पॉलन ग्रेन्स होंगे उन्हीं को प्रिजर्व किया जाएगा। बेकार पॉलन ग्रेन्स को क्यों प्रिजर्व किया जाएगा। तो अच्छी क्वालिटी के पॉलन ग्रेन्स जिनमें अच्छी प्रॉपर्टीज़ हों, क्वालिटीज़ हों, तो इनके पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके हम क्रॉप ब्रीडिंग में, फर्दर आगे हम पढ़ेंगे क्रॉप ब्रीडिंग चैप्टर, उसमें हम देखेंगे इनको प्रिजर्व करके क्रॉप ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल टेक्निक से ब्रीडिंग प्रोसेस में इनको यूज़ किया जाता है। तो आज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी फ्लावर में हमारा क्या बच गया, मेगास्पोरोजेनेसिस पहले हम पढ़ेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है। अभी इस वीडियो में आपने देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।
ठीक है, आपको समझ में होगा। डायग्राम्स के थ्रू आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश है। बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।